नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, एस्से राइटिंग का हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहा था और आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट क्यों हो रही है और इसी से जुड़ा हुआ ये निबंध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये काफ़ी चर्चा में रहा और अभी भी है और इसके पक्ष में भी कुछ लोग बोलते हैं और विपक्ष में भी बोलते हैं। पक्ष में बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है, विपक्ष में बोलने वालों की तादाद कम है। मतलब यहाँ पे बात मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की हो रही है। तो इस टॉपिक को हम एक स्वस्थ मानसिकता से देखेंगे क्योंकि आप एक प्रशासक की भूमिका में आगे रहेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जब आप किसी भी मुद्दे को सॉल्व करते हैं तो उसमें आप मध्यम मार्ग निकालते हैं। वो मध्यम मार्ग ये बुद्धिज्म की खासियत है और महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि कोई भी एक्सट्रीम चीज़ हमें नहीं पकड़नी चाहिए। तो इस आधार पर आप देखिए। अब इसमें पहले तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, आपको ये बताना पड़ता है कि करंट में ये इतनी चर्चा में क्यों है, इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा और रेफरेंस ही असल में आपकी इंट्रोडक्शन होगी। किसी भी ऐसे को लिखने से पहले उसकी फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग इसे आवश्यक नहीं मानते हैं लेकिन कर लेना चाहिए। ठीक है कि आप निबंध लिखने में बड़े ही कुशल हैं, आपके अंदर वैसी स्किल है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी टॉपिक पर आवश्यकता से अधिक किसी खास एरिया में लिखने से और निबंध को डामाडोल होने से आप बचा सकते हैं अगर आप फ्रेमिंग करते हैं। रफ एरिया में एक पॉइंट वाला फ्रेम तैयार कर लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए कि कौन से पैराग्राफ में आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रेम बनाने का फ़ायदा ये है कि अब जैसे आप लिखने के फ्लो में आ गए तो आपने क्या किया कि रेफरेंस ही लिखना शुरू किया। अब रेफरेंस में आप देते देते पूरा 4-5 पैराग्राफ लिख गए और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि हमने तो ज़्यादा इसी में लिख दिया है और बचा हुआ हिस्सा अभी बताना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और उसके बाद इसकी जो मेरिट डिमेरिट है उसको उस चीज़ को भी हमें गिनाना है। फिर अंत में हमें सॉल्यूशन भी इसका देना है। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ लिखें जबकि 700 वर्ड्स की लिमिट है, बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं लिख सकते हैं। तो इससे बचने के लिए फ्रेमिंग कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें देखिए कि रेफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं। रेफरेंस में आपको ये बताना पड़ेगा कि तत्काल में ये चर्चा में क्यों है और इसके विषय में लोगों की क्या राय है, यानी वर्तमान माहौल में क्या चल रहा है इसके विषय में। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या, जिसकी कि हम इतनी गहराई से बात कर रहे हैं। मतलब डिफिनीशन टाइप की आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद लॉ कमीशन की जो थ्योरी है, और लॉ कमीशन की चर्चा से आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ शुरू किया गया। तो लॉ कमीशन की अपनी थ्योरी है जो कि ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। तो लॉ कमीशन की थ्योरी को आप डालिए और उसके बाद तब गिनाइए मेरिट और डिमेरिट, यानी इसके जो चैलेंजेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर को पकड़ते हुए, तो उसको आप लिखिए। और जब आपने चैलेंज दिए हैं, मतलब चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ देने जैसी बात नहीं है, तो चैलेंज जब एक्सेप्ट किए हैं तो उनका सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे चलता नहीं हो सकते। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, मतलब एक प्रशासक की भूमिका आपकी आगे होगी, तो समाधान करने वाले दृष्टिकोण के साथ आपको चलना होगा। कोई समस्या सुना तो उसका आप सॉल्यूशन दे सकें, तो वो निर्णय लेने की क्षमता आपकी यहाँ चेक होती है। तो आप सॉल्यूशन देंगे और वही आपका कंक्लूजन होगा। तो ऐसे इसका फ्रेम तैयार होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें। इससे कोई रटना नहीं है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो टॉपिक आपको रट्टा नहीं मारना है। सिर्फ जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी अपने दृष्टिकोण से लिखना चाहिए। जो आपका मौलिक लेखन होता है ना, वही फायदेमंद होता है और उसी से अच्छे नंबर मिलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि निबंध में अच्छे नंबर नहीं उठते हैं, आयोग बहुत कम देता है। तो आप रटा रटाया लिखिएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, क्योंकि वो काम ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, रटंत विद्या वाले। तो ऐसी स्थिति में आपकी मौलिकता, कुछ नया करिए, इनोवेटिव करिए, अपने तरीके से लिखिए। तो जानकारी यहाँ से लीजिए, तरीका सीखिए, लेकिन रट्टा मत मारिए। चलिए देखिए, इसमें कहा गया कि रिसेंटली वाइल इशूइंग अ कंसल्टेशन पेपर। अब ये जो है ये लॉ कमीशन की बात हो रही है कि लॉ कमीशन हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट एट प्रेजेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। ये एक बड़ा पेंच है। मतलब लॉ कमीशन ने कहा कि वो न तो नेसेसरी है और न ही डिजायरेबल है, तो भाई लागू क्यों कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग थी कि इसको लागू किया जाए। द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो समस्या है जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को खड़ा किया गया या लाने का विचार है, तो उसका ये समाधान नहीं है। तो जब समाधान नहीं है तो इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। देयर इज अ नीड टू कोडिफाई ऑल प्राइवेट लीगल प्रोसीडर्स सो दैट देयर बायसेज एंड स्टीरियोटाइप्स आर एक्सपोज्ड। तो यहाँ कुछ और रिक्वायरमेंट है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। कोडिफाई करने की आवश्यकता है जितने भी प्राइवेट लीगल प्रोसीडर्स हैं उनको। तो लॉ कमीशन की ये सलाह थी। इसके साथ आपने इंट्रो को शुरू कर दिया। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में ही ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ वर्थ नथिंग दैट इन रिसेंट ईयर्स। कुछ इससे फ़ायदा नहीं हुआ है, लॉ कमीशन ये कह रहा है। ये जितनी भी बातें आप लिख रहे हैं ना, ये लॉ कमीशन की जबानी है, ये आप नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर आप एक मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं।
बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल एटमॉस्फेयर हैज़ बीन हीटेड ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोनों ही मुद्दे इससे गर्मा जाते हैं, मतलब पॉलिटिक्स तो गर्माती ही है और नेता तो चाहते ही हैं कि पॉलिटिक्स हमेशा गर्म रहे ताकि उससे वो अपनी रोटियां सेकते रहें। तो वो चलता रहता है, हर पार्टी और हर दल के साथ होता है। जो सत्ता में रहता है वो अपना बने रहना चाहता है, तो अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए वो हर तरीके अपनाता है। तो वो चीज़ है। उसके अलावा सोशल एटमॉस्फेयर तो गर्मा ही रहा है, मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी में टकराव की स्थितियाँ जो है वो पैदा हो रही हैं। तो इसलिए लॉ कमीशन ने कहा कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो ये डिज़ायरेबल है, ना ही नेसेसरी है। अब यहाँ बात क्या है, इतनी बात तो हमने लॉ कमीशन की कह दी, मतलब उसकी ज़बानी कह दी। अब दिख रहा है, देखिए बड़ा हो गया। देखिए, वाइल द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ बीन वाइगोरसली डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, द माइनॉरिटी सेक्शन हैज़ बीन अपोजिंग इट। अब माइनॉरिटी सेक्शन इसका विरोध कर रहा है, जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी कौन है आप जानते हैं, तो जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो इसके फेवर में है। वो चाहते हैं कि इसे बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ ये भी आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें पॉइंट में लिखा गया है, बुलेट पॉइंट में लिखा गया है, तो पॉइंट में आप मत लिखिएगा, आप पैराग्राफ में ही लिखिएगा। एक अच्छा निबंध पैराग्राफ में ही अच्छा होता है, और जहाँ आवश्यकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कि आप वर्गीकृत करना चाहते हैं, वहाँ पॉइंट्स बना दीजिए, या थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या कोई डायग्राम बनाने की नौबत आ रही है तो उसको भी बना सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ करके आप थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। लगातार पैराग्राफ में बीच बीच में इन चीज़ों को डाल सकते हैं, लेकिन पूरा निबंध अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो ये ठीक नहीं। फिलहाल यहाँ देखते हैं, तो कहा गया कि इन व्यू ऑफ दिस वेयर पॉलिटिक्स हैज़ बीन टेकिंग प्लेस ऑन दिस इशू इन एवरी इलेक्शन ईयर। जब इलेक्शन का समय आता है तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, और इलेक्शन का समय गुजर जाता है, पार्टी का काम हो जाता है, तो उसके बाद ये चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, ऐसा देखा जा रहा है। देयर हैज़ बीन अ ट्रेडिशन ऑफ पुटिंग दिस इशू इन कोल्ड स्टोरेज आफ्टर द इलेक्शन। मतलब ये एक तरह का ट्रेडिशन हो गया है कि भाई इसे ठंडे बस्ते में, कहा जाता है ना कि ठंडे बस्ते में मामले को डाल दिया, तो इसे कोल्ड स्टोरेज में फ्रीज करके रख दिया जाता है और अगले इलेक्शन के लिए इसको सुरक्षित रखते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज में जो खाने का सामान है, विशेष रूप से सब्जियाँ, उसको रखा जाता है कि भाई लंबे समय तक स्टोर रहेगी और जब ज़रूरत होगी तो हम निकाल लेंगे बीज वगैरह के लिए। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इसको निकाला जाता है बीज बोने के लिए। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इसके अपोजिशन में है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि सिविल कोड जो है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको ये लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये वायलेशन है आर्टिकल 25 का, जो संविधान का आर्टिकल 25 है, उसके अपोजिशन में है या उसके विरुद्ध है। और इट्स फ्लैग बेयरर आर कॉलिंग, यहाँ आप देखें, द लैक ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड इंसल्ट टू आर्टिकल 14। इसके फेवर में जो है वो संविधान से ही वो भी संदर्भ ले रहा है, वो भी रेफरेंस वहीं से उठा रहा है, जो हमारे मूल अधिकार है उन्हीं की बात हो रही है। तो यहाँ जब इसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 14 जो है वो इसके फेवर में जा रहा है, तो जो मेजॉरिटी है वो उसी को पकड़ कर बैठे हैं। माइनॉरिटी जो है वो 25 आर्टिकल को पकड़ कर बैठे हैं कि उसका विरोध हो रहा है। तो यहाँ तय करना होगा कि भाई संविधान को किस दिशा में ले जाना है। देयरफॉर द क्वेश्चन अराइजेज वेदर कल्चरल डाइवर्सिटी कैन बी कंप्रोमाइज्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट आवर इंसिस्टेंस ऑन इक्वलिटी, यहाँ आप देख रहे हैं समानता की बात हो रही है, तो आर्टिकल 14 आपने देख ही लिया है। तो इक्वलिटी बिकम अ थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इटसेल्फ। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप आगे देंगे। डज अ यूनिफाइड नेशन नीड इक्वलिटी? मतलब एक यूनिफाइड नेशन वो पहले से ही है, भारत जो है वो एक यूनिफाइड नेशन है, कम से कम किताबों में तो है ही है, असलियत में है या नहीं वो अलग बात है। तो क्या इसको इक्वलिटी की आवश्यकता है? सो मच दैट वी डू नॉट केयर अबाउट द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी। क्या हम डाइवर्सिटी की जो ब्यूटी है उसको समाप्त करना चाहते हैं? तो देखिए इसके दोनों, मतलब इसके फेवर में भी तर्क हो सकते हैं, इसके अपोजिशन में भी तर्क हो सकते हैं। डाइवर्सिटी की ब्यूटी अगर बनी रहे तब तो ठीक है, लेकिन ब्यूटी अगर अगलीनेस में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पर समानता की बात की जा सकती है। अब इस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन जब टॉपिक ऐसा है तो उसमें आपको दोनों लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा नमक भी डालना पड़ेगा, थोड़ी चीनी भी डालनी पड़ेगी, तब जाकर ये चटपटा होगा। तो यहाँ आपने देखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिस्कस इन आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका संदर्भ नहीं है। और जब बात पॉलिटिकल इशू की है, मतलब सोशल पॉलिटिकल या सोशियो पॉलिटिकल जिसे आप कहते हैं, उस तरह का ये मामला है, तो उसमें आप संविधान के जितने आर्टिकल का संदर्भ ले सकते हैं लीजिए, वो ज़्यादा ठोस बनाएगा आपकी बात को, और साथ में करंट अफेयर से इसको लिंक कर दीजिए, ये बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्या डिस्कस किया गया है कि दिस आर्टिकल रिलेटिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP आप बड़े शौक से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इसका पूरा डेरिवेशन है। और इसमें ये कहा गया है कि द स्टेट शैल इंडिवेयर टू सिक्योर फॉर, यहाँ आप देखें, फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ से देखिए क्या संदर्भ मिलता है, यहाँ से एक बल मिलता है इस पक्ष को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हालांकि DPSP जो है वो बाध्यकारी नहीं है, ये भी आप जानते हैं, राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य चाहे तो नागरिकों के वेलफेयर के लिए उन्हें लागू कर सकता है, मतलब कानून के तौर पे बनाकर कर सकता है, अगर सहमति होती है तो यहाँ यही इसी अधिकार का प्रयोग करने की मंशा है। इसके साथ यहाँ तक हम रेफरेंस लेते हुए पूरा बैकग्राउंड बनाते हुए चल रहे थे, और थोड़ा सा उसमें जो प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है उसको दिखा रहे थे।
अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या। तो बड़ी अच्छी और सीधी सादी चीज़ है ये। अगर इसको परिभाषा के तौर पे आप देखें तो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, हालांकि इसे लागू करने में बहुत दिक्कतें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक तरह का समान कानून ले आता है, सेम लॉ है, और समानता की बात हमारा संविधान भी करता है। तो अप्लाइज टू ऑल रिलीजन इन मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, और ऊपर देख लीजिए पहले कि देयर इज़ अ कॉमन लॉ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव द रिलीजन और कास्ट। मतलब इसमें जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ जातिगत भेदभाव ही कोई समाप्त नहीं करेगा, बल्कि जो धार्मिक भेदभाव है उसको भी समाप्त करेगा। और ये अच्छी चीज़, जाति का भेदभाव खासतौर पे हिंदुज़्म में बहुत ज़्यादा है, तो उसको ये समाप्त करेगा, सभी के लिए बराबर रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिलीजियस मैटर होता है उसमें भी अलग अलग कानून हैं, जिसके बारे में आप आगे देखें। तो यहाँ ये प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या है, पहले तो ये कि ऑल रिलीजन्स जो है उनके लिए मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी डिवीज़न, इस तरह के जो मामले हैं उनके लिए समान कानून होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है कंट्री में, उसमें डिफरेंट रूल्स हैं हर रिलीजन के लिए। हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, या जो अन्य माइनॉरिटी है उनके लिए अलग। तो इस तरह की स्थितियां हैं। और सिर्फ प्रॉपर्टी के मामले में ही नहीं, बल्कि मैरिज, डाइवोर्स या फिर जो डिफरेंट टाइप की और चीज़ें होती हैं, मतलब मैटर हो सकते हैं, उसमें अपने अपने कानून हैं। क्रिश्चियंस के लिए अलग है। तो इस तरह की चीज़ें। एट दिस टाइम पीपल ऑफ मेनी रिलीजन इन द कंट्री फॉलो देयर पर्सनल लॉ इन मैरिज, प्रॉपर्टी एंड एडॉप्शन। तो अपने अपने कानून इनके हैं, जिससे कि विसंगतियाँ तो पैदा होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। द मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन पर्सनल लॉ। इनके अपने पर्सनल लॉ है तीनों के ही। पारसियों की तादाद तो कम है, तो वो तो हाँ नहीं में बोल नहीं पाते, लेकिन बाकी जो दो हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। वाइल द हिंदू सिविल लॉ कंप्राइजेस हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। अब जो हिंदू सिविल लॉ है वो सिर्फ हिंदुओं पर, मतलब जो तत्काल में हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, सिर्फ उन्हीं पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि उसके अलावा ये सिखों पर भी लागू होते हैं, जैनियों पर भी लागू होते हैं, और बुद्धिस्टों पर भी लागू होते हैं, जो कि कमोबेश हैं तो हिंदू ही। ठीक। अब इसके बाद आप देखिए लॉ कमीशन की जो बातें हैं उसको हम आधार बना के चल रहे हैं। तो यहाँ भी उसका संदर्भ लेते हैं कि वाइल टेकिंग इट्स स्टैंड ही सेड दैट अ यूनिफाइड नेशन डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड इक्वालिटी, रेदर वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व आवर डिफरेंसेस विथ अनक्वेश्चन आर्ग्यूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स। मतलब लॉ कमीशन का ये कहना है कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको इस तरीके से, मतलब ये कोड ले आके दूर करने से बेहतर ये है कि जो डिफरेंसेस हैं या जो अनक्वेश्चनड आर्ग्यूमेंट हैं, जिनका कि आज तक कोई जवाब ही नहीं ढूंढ पाया, उनके जवाब ढूंढकर और ह्यूमन राइट्स की दिशा में काम करके हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो भाई लॉ कमीशन की जो सलाह है वो भी अच्छी है, लेकिन लॉ कमीशन ने जो कहा कि अनक्वेश्चनड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, मतलब जिन पर की बहस हो रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है, और ये ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट आप देखते हैं उनके प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि अभी तक कोई सार्थक कानून नहीं बना। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को एकदम से नकार नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी एक्सट्रीमनेस है या फिर कोई ऐसी डिफिकल्टी है तो उसको दूर करके थोड़ा मॉडिफाइड करके लागू कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो एक मध्यम मार्ग आपको निकालना होगा। इसके बाद आप देखें द टर्म सेकुलरिज्म एज मीनिंग ओनली इफ इट एश्योर द एक्सप्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस। तो यहाँ सेकुलरिज्म की भी बात हो रही है। कमीशन हैज़ क्लियरली स्टेट्स दैट बोथ रिलीजियस एंड रीजनल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी रिड्यूस टू द नॉइज ऑफ माइजॉरिटी, माफ कीजिए मेजॉरिटी। तो यहाँ लॉ कमीशन का अपना जो फंडा है उसको आप देख पा रहे हैं। द कमीशन हैज सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल प्राइवेट लीगल प्रोसीजर नीड टू बी कोडिफाइड। ये बार बार लॉ कमीशन दोहरा रहा है कि जितने भी प्राइवेट लीगल प्रोसीजर हैं उनको कोडिफाई करने की आवश्यकता है। लेकिन कोडिफाई आप तब करेंगे ना जब उनके अंदर समानता होगी। यहाँ समानता तो है नहीं। देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंस द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी पहले से चल रहा है। आजकल इसका मुद्दा गर्मा गया है क्योंकि तत्कालीन सरकार इसे पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये लागू हो जाए, और विरोध भी उतने ही धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। बट एज अ मेनी टाइम एज द डिमांड हैज़ बीन राइज इट हैज़ आल्सो बीन अपोज्ड। जितनी बार इसकी डिमांड राइज की गई है उतनी बार इसके अपोजिशन में भी आवाज़ें उठी हैं। तो ये दोनों चलता रहा है, हमेशा चलता रहा है और अभी भी हो रहा है। द एडवोकेट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिलीव दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू सिटीजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ निश्चित जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही सिटीजन्स को दिए जाने चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अंडर आर्टिकल 14 द राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 क्या है? वो राइट टू इक्वलिटी को दर्शाता है, यानी समानता किसी के साथ किसी भी आधार पे, मतलब जाति धर्म संप्रदाय के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो फिर कानून अलग क्यों है? ये अपोजिशन में तो है ही है उसके। तो बिफोर द लॉ आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। न सिर्फ रिलीजन और कास्ट बल्कि सेक्सुअल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी नहीं किया जा सकता है। हर मामले में समानता, हर प्रकार की समानता की बात ये आर्टिकल 14 जो है ये करता है। मतलब आर्टिकल 15 में उसको बाकायदा डिस्क्राइब किया गया है।
अब आर्टिकल 21 क्या है? तो हैज़ गिवन पीपल द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्राइवेसी। मतलब जो आर्टिकल 21 है उसमें निजता का अधिकार है, मतलब अपने निजत्व की हम रक्षा कर सकते हैं, और ये ऐसे राइट्स हैं जो कि जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है उस समय भी इन्हें छीना नहीं जाता है आमतौर पे। तो इस तरह की स्थितियां हैं, लाइफ और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का हर नागरिक को अधिकार है, लेकिन वो तब आएगा जब एक्सट्रीम कंडीशन हो। व्हेन द सेम लॉ इज इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरी इंडियन, देन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री विल नॉट बी एबल टू डू वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सीकिंग वोटर्स बाई इनसाइटिंग सेंटिमेंट्स विल आल्सो बी कर्ब्ड। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें हमने ये भी देखा कि राजनीति के तौर पे या राजनीतिगत मुद्दे के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। जब चुनाव का समय बीत जाता है तो इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, इसे लागू करने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं जब इलेक्शन करीब होता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो जाति और धर्म की राजनीति आजकल चल रही है कि हम फलाने माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हमें वोट देना, हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस कास्ट विशेष से, और तुम्हारा हम भला कर सकते हैं, तुम हमें वोट देना। तो ये वोट वाली जो बांटने की राजनीति है ना, डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ावा देने वाली, तो ये मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबके लिए समान कानून है तो सबके लिए समानता का बर्ताव है, अगर कायदे से लागू हो सका तो। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कमीशन हैज टॉक अबाउट रिफॉर्मिंग प्राइवेट लॉ बिफोर ब्रिंगिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए अभी तक हमने ये देखा कि लॉ कमीशन इसके अपोजिशन में था, लेकिन अभी देखिए कि वो अपोजिशन में नहीं है, वो विरोध नहीं कर रहा है, हालांकि अननेसेसरी और अनडिजायरेबल उसको बता रहा है, लेकिन तत्काल के लिए। अभी उसका ये कहना है कि आप अगर एकदम से लागू कर देंगे तो स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, तो इसको लागू करने से पहले आप ये काम कर सकते हैं कि प्राइवेट लॉज जो है उनमें थोड़ा रिफॉर्म ले आएँ, सुधार करें, और उसके बाद तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आएँ। देन श्योरली द कमीशन वांट टू मूव टुवर्ड्स रिफॉर्म बाय मेकिंग स्ट्रिक्टर लॉज, तब जाकर कमीशन इसकी वकालत करता है। इट हैज़ बीन माफ कीजिए, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम बीइंग 1400 ईयर ओल्ड, जो मुस्लिमों का पर्सनल लॉ है वो करीब 1400 साल पुराना है। तो इस तरह से हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फेथ, उनकी जो हिस्ट्री है, मतलब फेथ की हिस्ट्री है, वो काफ़ी लंबी है, 1400 साल कम नहीं होते हैं। तो एक झटके में उसे परिवर्तित करके एक समान बना देना ये थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है, और ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी एबोलिश इन वन स्ट्रोक बाय इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसीलिए कहा गया कि पहले प्राइवेट लेवल पे, यानी छोटे छोटे स्तर पे पहले इसमें इम्प्लीमेंटेशन करिए, उसके बाद बड़े लेवल पर करिए। Generally, all the private laws of India are based on faith. They cannot be reformed unless the voice of change comes from within the particular religion. इससे सिर्फ विरोध के अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए ये हम उसके फेवर में नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपकी we have to understand that if Raja Ram Mohan Rai could raise his voice against practice of sati and succeeded in इरेडिकेटिंग इट, यहाँ आप देखें राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जा रहा है कि सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने अपनी वॉइस जो है वो राइज की थी। तो इसके बारे में ये आप लिख सकते हैं कि इट वॉज ओनली बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट द इविल विद इन हिज रिलीजन। तो वो क्या कर रहे थे, अपने धर्म में सुधार करना चाह रहे थे, वो हिंदू धर्म से संबंध रखते थे और हिंदू धर्म में एक बुराई मध्यकाल में घुस आई थी, तो उसको वो दूर करना चाह रहे थे, और इसमें उन्हें अंग्रेज़ों का यानी ब्रिटिशों का सपोर्ट प्राप्त होता है जो कि खुद क्रिश्चियन थे, और उसके बाद ये सफल होते हैं। अकेले राम मोहन राय नहीं कर पाए होते, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसमें जब सपोर्ट दे दिया तो ये सफल हो गए, मतलब इन्हें एक बल प्राप्त हो गया। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ सिंसियर इनिशिएटिव बाय लीडर ऑफ रिलीजन। We also have understand that due to plurality of culture in a nation या country like India, diversity is not seen only in personal law but from living to food, and that is the beauty of this nation. मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग ये मानते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो ब्यूटी है नेशन की, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि जहाँ पे बुराई है किसी भी सेक्ट में, किसी भी कास्ट में, किसी भी रिलीजन में, उसको व्यक्तिगत स्तर पर दूर करने का भी प्रयास होना चाहिए, और वो प्रयास उस धर्म से या उस कास्ट से या उस विशेष संप्रदाय से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं। तो ये सलाह दी जा रही। In such a situation, it is necessary that initiative to bring country under common law should be taken by adopting the path of maximum consensus. There is a need to avoid such effort which may take the society on path of polarization and create a challenge to social harmony. इस तरीके से आप सॉल्यूशन देते हुए समाधान कर सकते हैं। इसमें बीच वाला मार्ग निकाल के लिखना ही फायदेमंद है। इसके पॉजिटिव जो फैक्टर है उसको भी दर्शाइए, जो नेगेटिव फैक्टर है उसको भी दर्शा दीजिए, और अंत में ये बता दीजिए कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एकदम से बुरा नहीं है, लेकिन इसको एक झटके में लागू कर देना ये देश में डामाडोल स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि पहले जो पर्सनल प्राइवेट लेवल के कोड है उनमें संशोधन किया जाए, उनको ठीक किया जाए, मतलब थोड़े थोड़े स्तर पे इसको ठीक करने की शुरुआत की जाए और बाद में बड़े लेवल पर इसका लागू करने का काम किया जाए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और भी कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस टॉपिक पर कौन कौन से बिंदुओं से लिखना सही रहेगा ये यहाँ पर आपको सलाह दी गई, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।